नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं भारतेंदु युग की। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे उनकी रचनाओं के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन विभिन्न काव्य धाराओं पर कि भारतेंदु युग में कौन कौन सी विषयों को लेकर कविता की रचना हुई, कौन कौन सी काव्य की धाराएं, काव्य रूप, काव्य शैलियां रही, उस पर अभी हम अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे। भारतेंदु युग की रचना एक और प्राचीन परिपाटी को, प्राचीन प्रवृत्तियों को साथ लेकर चलती है और दूसरी ओर आधुनिकता की ओर भी बढ़ रही है। तो ये भारतेंदु युग संक्रमण का युग कहलाता है। प्राचीन मध्यकाल से चली आती हुई भक्ति की धारा, प्रेम और श्रृंगार की काव्य धारा, रीति निरूपण की काव्य धारा, इनको भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भी अपनाया और आधुनिक परिवेश में होने के कारण, नव जागरण के कारण जो नवीन काव्य विधाएं आई उनको भी अपनाया। तो आज हम देखेंगे कि भारतेंदु और उनके मंडल के अन्य सहयोगी साहित्यकारों ने कौन कौन सी काव्य धाराओं को अपनाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन परिपाटी की। जो परंपरा से चली आती हुई काव्य धारा थी, उसका कैसे हमें इनकी रचनाओं में मिलता है। प्रेम, प्रकृति और श्रृंगार परक रचनाएं, ये इनकी मूल काव्य धारा रही। भारतेंदु ने स्वयं प्रेम और प्रकृति से संबंधित श्रृंगार परक रचनाएं की। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी। इसी तरह से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उन्होंने युगल मंगल स्तोत्र, वर्षा बिंदु जो लावणियों के रूप में है, वह प्रस्तुत किया। अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने पावस पचासा की रचना की। जगन मोहन सिंह, जो उनकी रचना प्रेम संपत्ति लता, प्रेम का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र आदि करते हैं प्राचीन परंपरा का अनुकरण करते हुए। परंतु प्रेम का एक निश्चल, सरस और जो रागात्मक वर्णन है, उसकी एक जो सहज स्वाभाविकता है, वह हमें जगन मोहन सिंह की रचनाओं में, उनकी प्रेम संपत्ति लता इस काव्य कृति में दिखाई देती है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं मरे लगी के छतिया, गरे लगी के छतिया, मन की करी भांति अनेक औ, मिल कीजिए री रस की बतियां, हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियां, जग मोहन मोहनी मूर्ति के बिन, कैसे कटे दुख की रतियां। तो एक प्रवाह के रूप में प्रेम का एक निश्चल, सरस और रागात्मक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो एक काव्य धारा तो हमें प्रेम परक, प्रकृति परक, श्रृंगार परक दिखाई देती है और दूसरी इनकी भक्ति परक रचनाएं। मध्यकाल में जिस प्रकार से सगुण भक्तों ने राम भक्ति और विशेष रूप से कृष्ण भक्ति की रचनाएं की, तो सूरदास, मीरा, रसखान आदि से प्रभावित होकर के मध्य भक्ति भारतेंदु युगीन कवियों ने उसी तरह से भक्ति परक रचनाएं भी की। और भक्ति परक रचनाएं हमें मुक्तक काव्य के रूप में भी मिलती हैं, आख्यानक कविता के रूप में भी, प्रबंध काव्य के रूप में भी, और स्फुट भक्ति पदों की रचना भी मिलती है।
जैसे मीरा के स्फुट भक्ति पद रहे, रसखान के रहे, वही भाव उसी कृष्ण भक्ति भावना से प्रेरित होकर के भारतेंदु भी रचना करते हैं, क्योंकि भारतेंदु स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। उनके ऊपर राधा कृष्ण के प्रेम का प्रभाव था और वे उन मुक्तक काव्यों की रचना करते हैं। नाभादास ने जैसे भक्तमाल की रचना की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतेंदु उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना करते हैं, कार्तिक स्नान की रचना करते हैं। प्रेमघन ने आख्यानक कविता की रचना की, अलौकिक लीला, सूर्य स्तोत्र की रचना की। इसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने नवरात्र के पद प्रस्तुत किए। राधाचरण गोस्वामी, उन्होंने नव भक्तमाल की रचना की और भक्ति परक प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य की जहां रचना की, और वहीं अंबिका दत्त व्यास ने कंसवध की रचना की। ये कंसवध अपूर्ण था, पूर्ण नहीं हो पाया था, परंतु एक प्रारंभिक प्रबंध काव्यों के रूप में इसका विशेष स्थान है। इसी तरह से एक और काव्य की प्रवृत्ति जो हमें रीति काल में विशेष रूप से दिखाई देती है, रीति निरूपण रचना परक काव्य ग्रंथों की रचना करना, जिसमें जो संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रभावित होकर के संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार बना करके रीतिकालीन आचार्य कवियों ने रीति निरूपण परक रचनाएं लिखी, जिसमें केशवदास, पद्माकर, देव, मतीराम आदि अनेक कवि हुए। उसी परंपरा का परिपालन हमें भारतेंदु युग में भी दिखाई देता है। कारण क्या है कि कोई भी प्रवृत्ति जो एक युग विशेष में चरम पर होती है, वो अनायास ही लुप्त नहीं हो जाती, एकदम से समाप्त नहीं हो जाती, वह आगे लंबे समय तक चलती रहती है वे प्रवृत्ति। जैसे मध्यकाल में, भक्ति काल में भक्ति काव्य की जो परंपरा थी वह रीतिकाल में चलती रही, क्योंकि रीतिकाल जहां एक और राज दरबारों को ध्यान में रखते हुए श्रृंगार परक काव्यों की प्रवृत्ति रही, वहीं उसके साथ साथ भक्ति परक रचनाएं भी मिली। इसी तरह से रीतिकाल में जो एक रीति निरूपण काव्यों की परंपरा प्रारंभ हुई, वह काव्य धारा हमें भारतेंदु युग में भी दिखाई देती है। और भारतेंदु युग में लच्छीराम ने रीति निरूपण परक रचनाएं की। उनकी रचना है महेश्वर विलास, जो नायिका भेद पर आधारित है, जिसमें नव रसों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। एक अन्य इनकी रचना है रामचंद्र भूषण, यह इनकी अलंकार परक रचना है। रीतिकाल में दो तरह की हमें काव्य धाराएं मिलती थी, एकांग निरूपण और सर्वांग निरूपण। एकांग निरूपण में जैसे केवल रस को लेकर रचना, अलंकार शास्त्र को लेकर लिखी गई, और सर्वांग निरूपण में काव्य के सभी अंगों का, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन, हेतु, शब्द शक्ति, जहाँ सबका वर्णन रहता है, वो सर्व काव्यांग निरूपण है। तो लच्छीराम ने नायिका भेद को लेकर, रस को लेकर जहां महेश्वर विलास की रचना कर रहे हैं, अलंकारों को लेकर के रामचंद्र भूषण की रचना कर रहे हैं, वहीं सर्व काव्यांग निरूपण की दृष्टि से उन्होंने रावणेश्वर कल्पतरु की रचना की। इसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, दोष, अलंकार सभी का वर्णन है। इसी तरह से एक अन्य भारतेंदु युगीन रीति निरूपक कवि हुए कवि राजा मुरारी दान। इन्होंने भी रीति निरूपण परक काव्य ग्रंथ की रचना की, जसवंत जसोभूषण। ये एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों के वर्णन के साथ साथ काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, गुण और रीति का भी विवेचन मिलता है। इस ग्रंथ की एक विशेषता क्या है कि इसमें पद्य तो
पद्यों का में लक्षण निरूपण किया गया है। जैसे अलंकार का लक्षण है, काव्य का लक्षण है, वे पद्य में दिया, पर उस लक्षण की व्याख्या गद्य में प्रस्तुत की गई है। तो इस तरह से जसवंत जशोभूषण में हमें पद्य और गद्य दोनों ही दिखाई देते हैं। और इसी तरह से एक अन्य रीति निरूपण कवि हुए बाल गोविंद मिश्र। इनकी रचना है भाषा छंद प्रकाश। 48 मात्रिक छंदों का इसमें वर्णन किया गया है और वर्णिक छंदों के पद्यबद्ध लक्षण भी दिए गए हैं। और एक विशेषता ये रही कि इन्होंने स्वरचित उदाहरण दिए हैं। संस्कृत में और रीतिकालीन कवियों में दो परंपराएं मिलती हैं। एक परंपरा मिलती है लक्षण देना और लक्षण के साथ उदाहरण किसी अन्य साहित्यकार का देना। जैसे लक्षण रस का दे रहे हैं तो उदाहरण में कालिदास का दे देना, भवभूति का दे देना। और दूसरी परंपरा रही जो हमें विशेष रूप से रीतिकाल में दिखाई देती है, लक्षण वे संस्कृत काव्य शास्त्रियों के द्वारा जो बनाए गए थे उनका अनुवाद करते हैं और उदाहरण स्वरचित रहते हैं। इस परंपरा का पालन हमें केशव में दिखाई देता है, पद्माकर में, भूषण में दिखाई देता है, भूषण की शिवराज भूषण रचना। उसी परंपरा का पालन करते हुए, उसी काव्य धारा का अनुसरण करते हुए बाल गोविंद मिश्र ने जो भाषा छंद प्रकाश की रचना की, इसमें लक्षण तो वही संस्कृत लक्षणों को ही ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है, परंतु उनके जो उदाहरण दिए हैं वे स्वरचित हैं, स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारतेंदु युगीन रचनाओं में एक काव्य धारा तो हमें प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए, उसका अनुवर्तन करते हुए दिखाई देती है। एक नवीन काव्य धारा में दिखाई देती है जहां वो राजभक्ति प्रस्तुत करते हैं। इससे पूर्व रीतिकाल में राज प्रशस्ति थी, राजाओं की अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन करना। पर भारतेंदु युग में हम देखते हैं ब्रिटिश शासन की प्रति एक भक्ति भाव प्रस्तुत किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। हालांकि आलोचकों ने इस पर आरोप भी लगाया इस काल की इस काव्य धारा पर, इन रचनाओं पर, कि ये राज प्रशस्ति परक रचनाएं हैं। परंतु वास्तव में अगर हम उस युग की पृष्ठभूमि को देखें, उसको जाने, तो हमें लगता है कि इन कवियों ने उस समय की स्थिति को पहचानते हुए, उस युग की आवश्यकता को देखते हुए ही ये रचनाएं की। क्योंकि उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने जिस तरह से अत्याचार दमन किया और जिसके विरुद्ध सैनिक क्रांति के रूप में 1857 की क्रांति आती है और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस जाना पड़ता है और ब्रिटिश शासन आता है, महारानी विक्टोरिया का शासन आता है। और उस समय इस युग के सभी साहित्यकारों को ये लगता है कि अब समय परिवर्तन हो रहा है, अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। अब जो महारानी विक्टोरिया का शासन आया है तो ये हमारे जो दमन था, अत्याचार था, वो समाप्त होगा, हमारी मांगे पूरी होंगी। तो ये ड्यूक ऑफ एडिनबरा का स्वागत करते हैं, रानी विक्टोरिया के शासनकाल की प्रशंसा करते हैं, रानी की मृत्यु पर शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं, लॉर्ड रिपन उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको वापस किया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी थी, तो इसीलिए रिपनाष्टक की रचना भारतेंदु ने की थी। प्रताप नारायण मिश्र, चार्ल्स ब्रैडला के जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाता है और वो बंबई आते हैं तो उनके स्वागत में रचनाएं करते हैं। तो राजभक्ति पर जो एक रचनाएं इस युग में मिलती हैं वे है भारतेंदु की भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक। ऐसे ही प्रेम घन की रही हार्दिक हर्षादर्श, स्वागत। राधा कृष्ण दास ने मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि की रचना, जुबिली
विजयिनी विलाप की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र ब्रेडला स्वागत की रचना करते हैं, क्योंकि एक आशा की किरण उन्हें दिखाई दी। जो महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र दिया, उस घोषणा पत्र में भारत के लिए जो एक स्वर्णिम स्वप्न दिखाए गए थे, उनको देखते हुए एक आशा की किरण जागृत हुई थी, जिसके कारण इन्होंने राज प्रशस्ति की, ब्रिटिश शासन की प्रशस्ति गान किया। और आज आलोचकों द्वारा इसी प्रशस्ति गान की आलोचना की जाती है। इसके साथ ही परंतु ये मोह भंग भी इन साहित्यकारों का बड़ी जल्दी हुआ। जब विक्टोरिया शासन आया और देखा कि भारत की स्थिति तो दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति और कमजोर होती चली जा रही है, निर्धनता बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और उससे इनके मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, और फिर इनकी कविता का स्वर परिवर्तित होता है और ये राष्ट्रीयता की भावना की ओर बढ़ते हैं। और जो इससे पूर्व क्षेत्रीयता की भावना, एक जातीय चेतना की भावना कविता में दिखाई देती है, यहां आकर के राष्ट्रीयता की भावना का स्वर प्रबल होता है। तो क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का एक सत प्रयास इस भारतेंदु युगीन साहित्यकारों द्वारा किया गया। अतीत के स्वर्णिम गौरव का, उनका गुणगान ये अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव, जन्मभूमि के प्रति प्रेम का भाव वो प्रस्तुत करते हैं। भारत की समकालीन दशा का चित्रण, भारत की जो दुर्दशा है उसका वर्णन अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। केवल कविता के माध्यम से नहीं, गद्यात्मक रचनाएं, नाटक के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से भारत की दुर्दशा का एक साक्षात चित्र प्रस्तुत करते हैं और भारतीयों का उद्बोधन करते हैं। उनमें राजनीतिक चेतना, स्वदेश प्रेम की चेतना जगाते हैं। इनकी राष्ट्रीयता की भावना से युक्त जो रचनाएं रही, वे भारतेंदु की थी विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की थी धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। उनकी रचना आनंद अरुणोदय। ऐसे ही प्रताप नारायण मिश्र ने महापर्व नया संवत की रचना की। राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने हमारो उत्तम भारत देश की रचना की। राधा कृष्ण दास भारत 12 मासा की रचना करते हैं, विनय उनकी रचना। अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म की रचना की। तो इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर के एक नवीन काव्य धारा इस युग में हमें दिखाई देती है। इसी तरह से यह युग एक सामाजिक सुधार का युग भी रहा, जिसे सुधारवादी युग भी कहा गया। समाज की जो कुरीतियां थी, समाज में जो कुप्रथाएं प्रचलित थी, बाल विवाह को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के, बहु विवाह को, वृद्ध विवाह आदि को लेकर के, तो इनको दूर करने के लिए और समाज में सुधार लाने का जो प्रयास एक और सुधारवादी आंदोलनों द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा किया जा रहा था, वहीं भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से सामाजिक सुधार का प्रयास किया। काव्य कृतियों में हमें, कविता के क्षेत्र में हमें सामाजिक सुधार संबंधी कविताएं कम मिलती हैं। नाटकों में, निबंधों में ही हमें भावना ज्यादा मिलती है। भारतेंदु भी जब नाटक लिखते हैं तो उन नाटकों में वो पद्यात्मक रूप में भारत दुर्दशा का चित्रण करते हैं। उन नाटकों में वे स्वजन्म भूमि की प्रेम की बात करते हैं। काव्य कृतियों की पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम काव्य कृति की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र की एक काव्य कृति है मन की लहर, जिसमें बाल विधवाओं की करुण दशा का एक साक्षात यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उनकी इस पंक्ति में ही उनके मन का जो एक कसक है
विधवाओं की दशा को देख करके जो एक करुणा की भावना है वो जागृत होती हुई दिखाई देती। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। कि बाल विधवाओं की जैसी नार की ये स्थिति हो गई थी, उनकी जो दारुण दशा थी उसको देख करके किसका कलेजे में, किसके हृदय में कसक नहीं उत्पन्न होती। तो मन की लहर में उन्होंने इन बाल विधवाओं की करुण दशा का ही साक्षात चित्र प्रस्तुत किया है। इसी तरह से इस काल की एक अन्य काव्य धारा की एक विशेषता दिखाई देती है। इस काल में एक नवीन, जो हमने पहले ही बात की थी, परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ती है। जहां पारंपरिक दृष्टि से प्रेम की कविता, प्रकृति परक, भक्ति परक रचनाएं कर रहे हैं, रीति निरूपण की रचनाएं कर रहे हैं, वहीं समकालीन स्थिति को देखते हुए, समकालीन राजनीतिक दृश्य को देखते हुए हास्य व्यंग्य गीतियों की रचना इस काल में विशेष रूप से हुई। और वे व्यंग्य गीतियां उर्दू की तर्ज पर हुई। उर्दू में पैरोडी, स्यापा, गाली आदि लिखी, इन काव्य रूपों की रचना होती थी। तो इन काव्य रूपों को भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भी अपनाया। भारतेंदु ने उर्दू नाटक इंद्र सभा के गीतों की पैरोडी पर बंदर सभा की रचना की। ऐसे ही एक काव्य रूप रहा स्यापा। तो भारतेंदु ने उर्दू का स्यापा, इस नाम से उर्दू फारसी का जो स्यापा काव्य रूप था, उसी शैली को अपनाते हुए उर्दू का स्यापा ये रचना की। जब वो कहते हैं है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिदारी हाय हाय, ये देखिए एक शैली, भिन्न शैली है जहां व्यंग्य है। हुआ क्या था, उस समय बनारस अखबार में उर्दू मारी गई, ये एक लेख छपा था। और उसको देखते हुए उर्दू के, क्योंकि हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था और उर्दू को समाप्त करने के, उर्दू की अपेक्षा खड़ी बोली को महत्व दिया जा रहा था। और उस समय के जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें खड़ी बोली के समर्थन में ही लेख लिखे जा रहे थे। तो उर्दू मारी गई, जब ये लेख छपा तो उसको देखते हुए भारतेंदु उर्दू का स्यापा ये रचना करते हैं। ऐसी गाली शैली में समधिन मधुमास की रचना करते हैं। तो ये एक नवीन काव्य धारा के रूप में, हास्य व्यंग्य गीति के रूप में एक नवीन परंपरा का प्रारंभ भी हमें भारतेंदु युग में दिखाई देता है। और नए जमाने की मुकरियों की रचना की। हालांकि मुकरियां अमीर खुसरो ने प्रारंभ की थी, पर बीच में हमें पूरे मध्यकाल में, रीति काल में नहीं दिखाई देती हैं। पर भारतेंदु नए जमाने की मुकरी लेकर के आते हैं। क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, इस तरह से वो बात करते हुए मुकरियों की रचना करते हैं। प्रेमघन ने हास्य बिंदु की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र ने त्रिप्यंताम, हर गंगा, बुढ़ापा, ककाराष्टक, इन हास्य व्यंग्य गीतियों की रचना की। और लोक संगीत की शैली को भारतेंदु युग में अपनाया गया, जो केवल लोक में प्रचलित थी, साहित्यिक रूप जिनका नहीं था, उनको साहित्य में स्थान देने का कार्य भारतेंदु युगीन इन कवियों ने किया। कजली को, ठुमरी, चैती, मलार, दादरा, होली, ये सब काव्य शैलियां लोक प्रचलित लोक संगीत के रूप में, गेय शैली के रूप में जो प्रस्तुत थी, उनको साहित्यिक स्वर प्रदान करने का कार्य इन भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने किया। इसी तरह से केवल आधुनिकता की ही बात नहीं करते हैं, भारतेंदु युगीन कवि अपनी परंपरा को भी साथ लेकर के चलते हैं। और संस्कृत से जो सतसई शतक साहित्य रचना की जो एक परंपरा चली आ रही थी, जिसको आगे चल करके रीतिकालीन कवियों ने भी अपनाया। वृंद सतसई हमें मिलती है, रहीन सतसई मिलती है, बिहारी सतसई मिलती है। तो इसी सतसई परंपरा को भारतेंदु युगीन कवियों ने भी अपनाया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत यद्यपि आगे द्विवेदी काल के कवि माने जाते हैं, पर भारतेंदु युग से उनका काव्य लेखन प्रारंभ हो गया था और उन्होंने कृष्ण शतक की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र ने लोकोक्ति शतक की रचना की, रसखान शतक की रचना की।
अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सतसई की रचना की और इसीलिए अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। वे भी सतसई लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। एक और नवीन काव्य धारा हमें भारतेंदु युग में मिलती है समस्या पूर्ति की। साहित्यिक गोष्ठियों की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। इससे पूर्व साहित्य जन से समाज से कटा हुआ था, तो साहित्य को समाज में लाने का, समाज से जोड़ने का कार्य भारतेंदु युगीन कवियों ने किया और इन्होंने साहित्यिक गोष्ठियों की स्थापना की। भारतेंदु द्वारा काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की गई। बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद में कवि समाज की स्थापना की गई। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की गई और इन गोष्ठियों में कविता के शैली पर, विषय पर विचार होता था। कविता को मांझने संवारने का, भाषागत सुधार करने का प्रयास किया जाता था और यहाँ समस्या पूर्ति रखी जाती थी। कोई शब्द दे दिया जाता था और उस शब्द पर कविता करने की बात की जाती थी। प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, ये दोनों ने बहुत समस्या पूर्ति की है। आशु कवि थे। जैसे कोई भी पंक्ति रति शब्द दे दिया तो उस रति शब्द पर कविता करना, ये विशेषता विद्यापति में थी, अमीर खुसरो में थी। ये हमें भारतेंदु युगीन प्रताप नारायण मिश्र में, प्रेमघन में दिखाई देती है। जैसे एक उदाहरण हम मित्रों आपके सामने रखते हैं। एक समस्या दे दी, चर्चा चलीबे की चलाइए ना। अब इस पर उसी समय प्रेमघन ने जो पद्य लिखा कि बगियान बसंत बसेरो कियो, बसियो तेहि त्यागी तपाइए ना। दिन काम को तुहल के जो बले, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए कि प्रेम अहो, बिथा बारी बृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बे की चलाइए ना। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा भारतेंदु युग में विभिन्न काव्य धाराएं विभिन्न विषयों को आधार बना करके रची गई और ये भारतेंदु युग परवर्ती काल में द्विवेदी युग छायावाद के लिए पृष्ठभूमि के रूप में आया। एक खड़ी बोली का में रचना करने का आरंभ इस युग में हुआ। एक नवीन परिपाटी का, नवीन काव्य धाराओं का प्रारंभ हुआ और जिनका हमें विकास परवर्ती काल में द्विवेदी युग में और छायावाद में दिखाई देता है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।